लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच हुआ गठबंधन विरोधी पार्टियों के गले नहीं उतरता। यही वजह रही कि एनसीपी और दूसरी पार्टियों ने बीते दिनों बीजेपी शिवसेना के बीच चली जबानी जंग पर चुटकी ली और मुंबई में शिवसेना मुख्यालय के सामने पोस्टर लगा दिए, जिनमें एनसीपी ने उद्धव ठाकरे के पुराने बयान का जिक्र करते हुए तंज कसा कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के बैनर लगाए गए हैं, हम सत्ता को लात मारते हैं। ये जो उद्धव ठाकरे का वाक्य था, इसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। इतना ही नहीं, एनसीपी ने पुरानी बातें याद दिलाते हुए बीजेपी शिवसेना के साथ आने पर हैरानी भी जताई। इतने कपड़े छीने एक दूसरे के इन लोगों ने कि पूरे नंगे महाराष्ट्र में दिखाई दे। आज तक के भारत के राजनीति के इतिहास में इतना झगड़ा करके कोई नजदीक आए, ऐसा इतिहास में अगर लिखा जाएगा तो सिर्फ इन दोनों का नाम लिखा जाएगा। बीजेपी शिवसेना ने आपसी मनमुटाव भुलाकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसकी वजह से केवल एनसीपी ही नहीं, एमएनएस के खेमे में भी बेचैनी दिखी। लोकसभा चुनाव में से होने वाले नुकसान को भांपते ही एमएनएस ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करार दिया। 5 वर्ष में जनता को उल्लू बनाया गया है, शिव सैनिकों को उल्लू बनाया गया है। हमको चाहिए कि हम 420 का गुना दाखिल करें उद्धव साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल से शिव सैनिकों को उल्लू बनाया है। वहीं आरजेडी ने तो इस गठबंधन को बीजेपी की चुनावी मजबूरी बता दिया। जो व्यक्ति इतनी तल्ख टिप्पणियां करता रहे, अगर उसके सामने आपको झुकना पड़ रहा है तो अमित शाह जी, ये भाजपा का सबसे कमजोर दौर है। हालांकि बीजेपी ने गठबंधन पर सवाल उठाने वालों को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी। अभी जो लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी गठबंधन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों का कुछ पता नहीं है, न कहीं का ये ईंट है और न कहीं का रोड़ा है। सौ बात की बात है कि बीजेपी शिवसेना के साथ आने से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण फिर एनडीए के पक्ष में दिखने लगा। दोनों पार्टियों के टकराव में विरोधी अपना फायदा देख रहे थे। उनकी ताजा प्रतिक्रिया खिसियाहट का नतीजा भी हो सकती है। घरेलू गैस सप्लाई करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडेन के लाखों ग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन लीक होने की खबर है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी इंडेन के करीब 67 लाख ग्राहकों के आधार नंबर की जानकारी लीक हो गई। फ्रांस के एक रिसर्चर बैप्टिस्ट रॉबर्ट ने अपने नए ब्लॉग में यह दावा किया। उन्होंने इंडेन पर कंपनी के डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों की ओर से दिए गए ग्राहकों के आधार नंबर को लीक करने का आरोप लगाया। यह भी दावा किया गया कि उनके पास इंडेन के 11,000 डीलरों के पास मौजूद ग्राहकों का डेटा मौजूद है। हालांकि इंडेन ने डेटा लीक की खबर को गलत बताते हुए इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अनुज शर्मा को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। शारदा घोटाला मामले में घिरे राजीव कुमार के सीआईडी में तबादले के बाद अनुज शर्मा को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। अहमदाबाद में आर्थिक संकट से जूझ रहे पुलिस विभाग में जरूरत पड़ने पर ही गाड़ियों में तेल भरवाने का आदेश जारी किया गया, जबकि राज्य में आतंकी खतरे का अलर्ट है। केरल सरकार ने पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान के परिवार को 25 लाख रुपए और उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी में शामिल हुई पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष की भ्रष्टाचार समेत सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलवामा हमले के विरोध में चंडीगढ़ में टैक्सी यूनियन की तरफ से एक कार रैली निकाली गई। कांग्रेस ने बिहार में शराबबंदी के बाद भी राज्य में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाकर नीतीश सरकार को घेरा। मुंबई में एक महिला के छेड़छाड़ से बचने के लिए लोकल ट्रेन से छलांग लगाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बागपत में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई न करने से खफा केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह का एक पुलिसकर्मी को डांटने का एक वीडियो वायरल हो गया। ये सेक्शन गलत लगाया आपने, अरे सिर फोड़ दिया उसका, और आप लोगों को बोले 330 लगा रहे आप। जम्मू कश्मीर सरकार ने दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वाले कश्मीर के छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुने गए स्पिनर मयंक मार्कंडेय ने बताया कि उन्हें टीम इंडिया में चुने जाने पर विश्वास नहीं हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बीसीसीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक किया। मेजबान वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच बुधवार को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। यह बंगला उन्हें उप मुख्यमंत्री रहते हुए अलॉट किया गया था, जिसके खाली होने के बाद अंदर पहुंची न्यूज 18 की टीम को वहां 5 स्टार होटल जैसा नजारा दिखा। बेडरूम का नजारा है, जहां पर एक पलंग लगा हुआ है, सोफा गद्देदार लगा हुआ है,
ऐसा देखने पर प्रतीत हो रहा है कि 5 स्टार होटल से कोई कम यहाँ नजारा नहीं है। बंगले की दीवारों पर खूबसूरत टाइल्स लगाई गई थी, जबकि दरवाजों पर काफी महंगे पर्दे टंगे थे। बंगले में बैठक के लिए बनाए गए हॉल में काफी महंगा और आलीशान फर्नीचर रखा गया था, जबकि मनोरंजन के लिए बंगले के कमरे में बिलियर्ड्स खेलने का भी इंतजाम था। पूरे बंगले में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां महंगे से महंगा सामान न लगाया गया हो। बंगले के ऊपरी हिस्से में भी 2 कमरे बनाए गए थे और जैसा सामान नीचे लगा था ठीक वैसा ही ऊपर के कमरों में लगाया गया था। वहीं बंगले का गार्डन एरिया भी काफी बड़ा दिखा। तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के बाद नीतीश सरकार ने यह बंगला अब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को दिया है। सौभाग्य की बात यह कि सरकारी बंगले में जिस तरह की 5 स्टार सहूलियत नेताओं को मिलती है, ये उसकी तस्वीर है जो साफ करती है कि नेताओं के ऐशो आराम पर सरकार कितना बड़ा बजट खर्च कर देती है। पुलवामा आतंकी हमले में बाल बाल बचे सीआरपीएफ जवान जय गांगुली ने घटना वाले दिन की पूरी कहानी बयां की। जय गांगुली जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले में शामिल थे, जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया था। बंगाल के आसनसोल के रहने वाले सीआरपीएफ जवान जय गांगुली ने बताया कि आतंकियों ने आत्मघाती हमले के तुरंत बाद सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की थी। हमारा जवान का तीसरा जो गाड़ी है, गाड़ी में अचानक ब्लास्ट है। ब्लास्ट होने के बाद तो जो चौथा गाड़ी है उसमें फायरिंग भी चालू होता है। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए पूरा ये हो गया था, पूरा सेंसलेस जैसे होता है ना, ऐसा हो गया था। सीआरपीएफ जवान जय गांगुली काफिले में शामिल बसों में 5वें नंबर की बस में सवार थे और हमले के तुरंत बाद वो और उनके बाकी साथी घायल जवानों की मदद में जुट गए थे। जो सिविलियन था, सिविलियन को हम लोग एक साइड में दे के जाने के लिए तैयार किया और हमारा जो सीनियर साल था उन लोगों को भी प्रोटेक्शन किया। उन कैजुअलिटी जो था उन लोग को हॉस्पिटल भेजा। हमारा जो जवान शहीद हो गया उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करके रखा, इसलिए किसी कुछ ना कर पाए। पुलवामा हमले की सूचना मिलने के बाद जय गांगुली की पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी खबर मिलने पर वो अपने घर आसनसोल पहुंचे। सौभाग्य की बात है कि पुलवामा हमले के गुनहगारों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। ऐसे में हमले में बाल बाल बचे जवान घटना की जो कहानी बता रहे हैं, उससे भी सुरक्षा एजेंसियों को जांच में काफी हद तक मदद मिलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में बीजेपी, एआईएडीएमके और अंबुमनी रामदास की पार्टी पीएमके में गठबंधन हो गया। तीनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति हो गई, जिसके मुताबिक तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटों में बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पीएमके को गठबंधन में 7 लोकसभा सीटें मिली। ऐसे में तमिलनाडु में 39 में 27 सीटें बचती हैं, जिन पर एआईएडीएमके अपने प्रत्याशी उतार सकती है या अपने खाते से दूसरी पार्टियों को भी 1-2 सीटें दे सकती है। 21 सीटों पर एआईएडीएमके को पीएमके प्रचार में भी मदद करेगी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की 1 सीट पर भी चुनाव गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा बल ने पाकिस्तान और उसकी ओर से चलाए जाने वाले आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार किया है, जिसके बाद आतंकी चाहे कहीं भी छिपे हों, अब चुन चुन कर उन्हें खत्म किया जाएगा। जिसकी शुरुआत पुलवामा हमले के 100 घंटे के अंदर जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मारकर कर दी गई। इस कामयाबी के बाद सेना की हिट लिस्ट में मसूद अजहर के बाकी आतंकी आ गए, जिनमें सबसे पहला नाम मसूद अजहर के भतीजे मोहम्मद उमैर का है। दूसरा नाम है खुबैब, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। तीसरा नाम पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी मूसा का है। खुफिया जानकारी में यह अंदेशा जताया गया है कि मूसा को इसलिए कश्मीर भेजा गया क्योंकि उसे आरडीएक्स के इस्तेमाल का अनुभव है। इस तरीके से पूरा जो कार बम का जो सेटअप जो तैयार किया गया है, इससे ये पता चलता है कि इसके पीछे काफ़ी एक्सपर्ट्स का हाथ है। अधिकारी मूसा है जो फॉर्मर ऑफिसर रहा है पाकिस्तान की आर्मी का, उसका जो इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, इससे तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। हालांकि जैश ए मोहम्मद ने इन आतंकियों के नाम अब तक छिपा कर रखे थे ताकि इन्हें सेना से बचाया जा सके, लेकिन पुलवामा के इन गुनहगारों का भेद खुल गया और अब इनका खात्मा भी तय है। सौभाग्य की बात यह कि वक्त रहते आतंकियों को ठिकाने लगाना जरूरी है। सेना ने मसूद अजहर के भतीजे और उसके साथ आए आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि सुरक्षा बल घाटी से आतंक का खात्मा करके ही दम लेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में करीब 2 साल पहले पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत के मामले में राज्य के गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस सरकार फंस गई। गृह मंत्री ने पुलिस फायरिंग को आत्मरक्षा के लिए की गई फायरिंग बता दिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद गृह मंत्री को सफाई देनी पड़ी। क्लीन चिट सरकार कैसे दे सकती है? जो भी हम सरकार में हम लोगों ने खुद ने इस मुद्दे को लड़ा है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह की और कोई किसी तरह की कमी नहीं रह जाए, कोई तथ्य छूट नहीं जाए। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या जरूरत है माननीय मंत्री जी को भाजपा को डिफेंड करने की? वहीं बीजेपी ने गृह मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस सरकार को ही निशाने पर ले लिया। बड़ी हास्यास्पद स्थिति सरकार की हो गई है। मंत्री लोग या तो पढ़ते लिखते नहीं है, क्या प्रश्न का उत्तर बन रहा है,
क्या उन्हें जवाब देना है? सौ बात की बात है कि मंदसौर कांड पर शिवराज सरकार कांग्रेस के निशाने पर रही है। ऐसे में गृह मंत्री का यह बयान पार्टी को मुश्किल में डालने वाला है। हालांकि सीएम कमलनाथ ने दोषियों को नहीं छोड़ने का बयान देकर पूरे मामले को संभालने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने पैसों का लालच देकर किडनी का सौदा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दावा किया कि इस गिरोह के संपर्क में कई बड़े अस्पताल और डॉक्टर भी थे, जिनकी मदद से ये गिरोह किडनी का सौदा करता था। एक पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो ये पूरा गिरोह पुलिस के चंगुल में आ गया। और एक इलीगल किडनी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन का एक गिरोह, उसको अरेस्ट किया गया है और अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने भी कई लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात कबूल की। हमारा कोई डीलिंग वीलिंग नहीं होती है, मैं टोटली हॉस्पिटल के ऊपर बेस छोड़ देता हूँ। कौन कौन सा हॉस्पिटल में काम होता है ये मैं एडवाइस देता हूँ। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद इस गिरोह की मदद करने वाले अस्पतालों की खोजबीन तेज कर दी। सौ बात की बात है कि पहले भी इस तरह के रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। जरूरी है कि पुलिस ऐसे अवैध कारोबार को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाए। इसके लिए अंगदान के कानून में सुधार की भी जरूरत है। आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री की रैली को इजाजत देने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में 1 मार्च को पीएम की होने वाली रैली को इजाजत देने से इनकार कर दिया। झारखंड के धनबाद में 2 मालगाड़ियों के 17 डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा रोकनी पड़ी। इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत को बिना शर्त पूरी मदद का प्रस्ताव दिया। खबर है कि प्रियंका गांधी के 21 फरवरी से होने वाले यूपी दौरे की तारीख आगे बढ़ सकती है। सीआरपीएफ ने ट्वीट कर पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया और इसी जज्बे को अपनी ताकत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में रेल की पटरी के पास एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलवामा हमले के बीच पिछले दिनों राजस्थान के पोखरण में एयरफोर्स के एक कार्यक्रम में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और एयरफोर्स से जुड़ने पर गर्व जताया। न्यूजीलैंड में एक क्लब क्रिकेट में आउट दिए जाने से नाराज खिलाड़ी ने अंपायर पर हमला करते हुए उनकी नाक तोड़ दी। विदर्भ की टीम को फिर रणजी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले 40 साल के खिलाड़ी वसीम जाफर ने क्रिकेट को नशा बताया और संन्यास से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शहीद सिपाही अजय कुमार की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शहीद अजय कुमार पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे, जिनको मेरठ में उनके गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद अजय कुमार के 2.5 साल के बेटे आरव ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले सेना के जवानों ने शहीद को आखिरी सलामी दी। शहीद अजय कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते ही परिवार के लोग मातम में डूब गए। वहीं बड़ी संख्या में शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों का गुस्सा पाकिस्तान पर फूट पड़ा। शहीद अजय कुमार के घर से निकली उनकी अंतिम यात्रा में भी लोगों का हुजूम उमड़ा और सड़क के किनारे खड़े लोगों ने उन पर फूल बरसाकर उनकी शहादत को सलाम किया। शहीद अजय कुमार की अंतिम विदाई में इलाके के विधायक, डीएम और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। सौ बात की बात है कि पूरा देश पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। ऐसे में सरकार को भी आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे ताकि दुख की इस घड़ी में सेना और सुरक्षा बल का मनोबल ऊंचा रखा जा सके।